तो अभी लास्ट क्लास में जस्ट इंट्रोडक्शन किया था हमने, तो आगे अब देखो ये सिलेबस है, आप लोगों को पता ही है। तो इसमें है ना, तो जनरली मैं अभी क्या कर रहा हूँ इस बार की, एक है ना एक पोर्शन जैसे मैंने स्टार्ट किया तो पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। फिर मतलब एक जैसे मान लो ये टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो इसको कंप्लीट करेंगे। तो वैसे है। तो कहाँ से स्टार्ट करना बताओ, मैथ्स पोर्शन से, स्टैट्स पोर्शन से? स्टैट से स्टार्ट करेंगे तो ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिक प्रोबेबिलिटी है जो कि 11 12 में भी है। तो ये वाला पार्ट अगर देखोगे आप, क्या चल रहा है है ना। सो ये वाला पार्ट बताओ कहाँ से स्टार्ट करें, प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करें। ओके, तो ठीक है, चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ये प्रोबेबिलिटी पोर्शन से। तो ये आपका लेक्चर 1 होगा, है ना, पहले जो अपलोड हुआ है। प्लेलिस्ट ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है। जो जिस भी ग्रुप में हो, जैसे एकलव्य 1, एकलव्य 2 या अर्जुना या योद्धा, जो जिस बैच में भी है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक है ना, प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से आप एक्सेस कर पाओगे। तो अभी चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं ना। सो प्रोबेबिलिटी पोर्शन से, तो ये प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। चलो इसको ब्लैक ही कर देते हैं, भाई ठीक है, भाई ठीक है, तो उससे लिखना पड़ेगा रेट्स। अरे इसका अलग सीन है, ये करना पड़ेगा, रीस्टार्ट। ठीक है, देखो तो आप लोगों को जो न्यू लोग हैं, जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, उनके लिए कहूंगा कि जो पहला टॉपिक है ना, प्रोबेबिलिटी पोर्शन जो है एक्चुअली, वो आपका जो क्लास 11 12 की जो प्रोबेबिलिटी है ना, क्लास 11 का, अगर मतलब आपके स्टेट बोर्ड की बुक होगी, नहीं तो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी की बुक आती है जो नेशनल लेवल पर चलती है। तो एनसीईआरटी में क्लास 11 का एनसीईआरटी ओपन करोगे, उसमें चैप्टर नंबर 16 है, प्रोबेबिलिटी है। और क्लास 12 की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 13 है। तो क्लास 11 की एनसीईआरटी जहाँ पे खत्म होती है, वहीं से क्लास 12 की एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी की शुरू होती है। तो आपको क्या करना है कि जस्ट क्लास 11 12 का एक बार प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करना है, और उसके बाद मतलब एक बार तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो 11 12 में जो प्रोबेबिलिटी है, वो आपके जैम या गेट सिलेबस में भी है सेम। तो उसके मतलब वहीं से स्टार्ट होता है। तो ये जो स्टार्ट सिलेबस इसका होता है जैम गेट का, तो बेसिक प्रोबेबिलिटी आपको आना ही चाहिए, क्योंकि वो नहीं आएगा तो आगे से समझ नहीं आएगी। इसलिए वो लोग सिलेबस में उसको इंक्लूड कर रखा है। तो आपके इवन गेट जैम में, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो 11 12 के बुक में है या उस टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन वो बेसिक है ना। तो आप मतलब जो लोग बिगिनर है, जिनको बिल्कुल बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आपको वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हालांकि हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा वही चीज़ें। लेकिन होता कि एक बार जब मैं अगर टॉपिक करवा दे रहा हूँ, अगर आप बुक खोलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। और ऐसा कुछ जो आपको समझ नहीं आता, आप क्लास में मेरे से डिस्कस कर सके, लाइव क्लास है। तो लाइव क्लास में आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, जैसे कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो, है ना। तो उसमें आप चाहे तो, चाहे आपको डेफिनेशन समझ नहीं आ रहा हो, प्रॉपर्टी समझ नहीं आ रहा हो, थ्योरम समझ नहीं आ रहा हो, एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा हो, एक्सरसाइज समझ नहीं आ रहा, जो भी समझ नहीं आ रहा, आप पूछ सकते हैं क्लास में, ठीक है। 11 से 12 डेली डाउट क्लास होती है रात को, तो आप उसमें डाउट पूछ सकते हैं। और बाकी क्लास में भी जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड आप डाउट पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सो ये सब मतलब फ्रीडम है आपको, मेन आपको मेहनत करना, मैं अपनी तरफ से जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ। बाकी ग्रुप में आपके कुछ डाउट फैकल्टी भी हैं, जैसे पवन सर हैं, उधर सागर सर हैं। तो ये क्वेश्चन भेजोगे तो वो सॉल्यूशन भेज देंगे आपको, ठीक है। सो वो भी है, बता ही रखा मैंने पहले लास्ट क्लास में, सब कुछ आपको बता ही दिया है। सो ये सब है। बाकी और भी आपको लगे कुछ सजेशंस तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, मुझे बता सकते हो, या ग्रुप में जो भी एडमिन्स हैं वो हमारे टीम के मेंबर्स हैं, तो आप उनको बता सकते हो, ठीक है। जैसे टेस्ट पोर्टल जो है ज्योति मैम संभालती है, जो फुल पैकेज वाले बच्चे हैं जिन्होंने 10,000 फीस दिया है, या है ना, मतलब जो फुल पैकेज में है या इंस्टॉलमेंट में दे रहे होंगे, तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट का भी आपके ग्रुप में डिस्क्रिप्शन होगा, तो उससे आप मॉक टेस्ट का भी आप लोग को आइडिया चल गया होगा। तो अभी आप लॉग इन कर सकते हो और टेस्ट दे सकते हो। और तैयारी हो ना हो टेस्ट देना, मगर हम टेस्ट कभी कम नहीं पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे तैयारी हो जाएगी तब टेस्ट देंगे, तो सारे टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। तो एटलीस्ट कई बार टेस्ट देने के बाद हमें रियलाइज होता है कि हमें क्या सीखना है। तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप टेस्ट देने से कुछ कम मार्क्स आएंगे, कोई नुकसान नहीं होगा उससे। बस आपको रियलाइज होगा कि आपको चीज़ें नहीं आती हैं, तो वो सीखना है ना, ये चीज़ें हैं। तो फिर आप सीख सकते हो। क्योंकि अगर आप ये वेट करोगे जिस दिन सब कुछ आ जाएगा उस दिन टेस्ट देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। जब आप मर रहे होंगे ना, आज से 50 साल 60 साल 100 साल बाद, तब भी आपको सब कुछ नहीं आएगा।
तो वैसा कुछ नहीं, इस प्रोसेस में जस्ट आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है, बेस्ट देना है, उसी में एग्जाम निकल जाएगा, उसी से पहुंच जाएंगे। कभी परफेक्ट कभी नहीं हो सकते, ना मैं हूँ ना आप हैं, कोई हो भी नहीं सकता, सबको सबको नहीं आ सकता है। लेकिन एग्जाम की जितनी रिक्वायरमेंट है वो आप एक साल के अंदर पूरी कर सकते हैं, और एडमिशन आपको आईआईटीज में चाहिए तो उतना मिल जाएगा, उतना है। ठीक है, चलिए तो जी। नहीं नहीं, फिर से बोलिए, असाइनमेंट देते हैं। जी 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 बिल्कुल। बुक फॉलो कर सकते हैं आप उसके लिए, इनिशियली आप बुक कोई एक बुक उठा लो, उसको फॉलो करो आप। जैसे बुक, जैसे आप कोई भी प्रसन्ना साहू वाली बुक है, लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि प्रसन्ना साहू की बुक है, तो ये देख सकते हैं आप। सो इनिशियली अगर आपको करना हो, इसका हेडिंग है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, गूगल करो, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। या गुप्ता कपूर वाली बुक है, उसको भी देख सकते हो आप। तो जैसे जैसे जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो आप बुक सामने अभी भी रख सकते हो, आप देख सकते हो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, उसमें क्या है, कुछ ऐसा हो तो आप पूछ भी सकते हो। उसके फिर आप थ्योरीज खुद से पढ़ो, देखो क्या प्रॉपर्टीज है, क्या थ्योरम्स है, ये सब आप देखो। फिर क्या एग्जाम्पल है वो सॉल्व करो, एक्सरसाइज भी कर सकते हो, वो हो जाएगा। एक बार जब टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो असाइनमेंट जो आपको मिलेंगे तो वो तो चूंकि मिक्स रहते हैं, आप सही कह रहे हो, क्योंकि वो पूरे एक पैराग्राफ में जितने टॉपिक है उस पर मिक्स्ड क्वेश्चन है उसमें, है ना। तो आपको असाइनमेंट भेजूंगा मैं, एक एक टॉपिक पे कम से कम 1000 क्वेश्चन आपको टोटल मिल जाएंगे, है ना, जिसको प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसको करने के लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिए, तो वो आप प्रोसेस में करते रहो सॉल्व। जैसे एक तो डीपीपी या जो असाइनमेंट भेजूंगा उससे आपके सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा जो टेस्ट आप देंगे यूनिट वाइज, इस बार 100 यूनिट वाइज टेस्ट होगा और 100 फुल लेंथ टेस्ट होगा। तो अभी जब तक सिलेबस चल रहा है तब तक आपका यूनिट वाइज टेस्ट चलता रहेगा, ठीक है ना। फिर फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट होगा। तो आप टेस्ट दोगे तो टेस्ट भी आप इनिशियली टेस्ट को एज असाइनमेंट समझ के सॉल्व कर सकते हो। जैसे जो यूनिट वाइज टेस्ट है वो भी एक असाइनमेंट टाइप का ही तो है, कि आपको 1.5 घंटे में 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है पोर्टल पे, जैसे ओरिजिनल एग्जाम होता है वैसे ही। फिर आपको पता चलेगा क्या गलत हुआ क्या सही हुआ। फिर जो गलती है वो अब टेस्ट डिस्कशन क्लास भी होती है, टेस्ट का हम डिटेल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, रिटर्न सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, टेस्ट का ग्रुप में भेज दूंगा मैं। तो टेस्ट का रिटर्न सॉल्यूशन मिलेगा, टेस्ट का लाइव क्लास में डिस्कशन भी होता है, तो आप वो पूछ सकते हैं। मतलब जो भी मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, मैंने आपको मेहनत करना है। और सिर्फ टीचर करने सबका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन उन बच्चे का होगा जो खुद से ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, है ना। ये है, अब 3000 3,500 बच्चे एग्जाम दे रहे जैम के, सीटें 143 है, आपने देखा था, उसमें भी कुछ मैथ्स का डालो, 133 अप्रॉक्स सीट लगा लो। सो 133 सीटें हैं, तो आईआईटी में 133 बच्चों का ही एडमिशन होगा। तो अब आपको देखना है उन 133 में आप आते हो नहीं आते हो, तो ये आपके मेहनत डिसाइड करेगा कि आप आओगे कि नहीं आओगे, है ना। आपके एफर्ट्स, आपके टैलेंट, ये डिसाइड करेगा। तो पूरे साल आप उसके हिसाब से एफर्ट्स करो, मेहनत करो, ठीक है। तो गुप्ता कपूर जी। भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे, अच्छा डिलीट नहीं होगा, है ना, एक ऑप्शन ये है टेलीग्राम पे। हाँ ये सही कह रहे थे, इसका एक ऑप्शन ये भी कर सकते हैं हम लोग, या ड्राइव में, हालांकि वो असाइनमेंट है कि आपको ढूंढना पड़ेगा, दिक्कत ये है। हाँ ड्राइव में आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन कर सकते हैं हम लोग टेलीग्राम में, हाँ प्राइवेट ग्रुप बना के कि जो है, तो उनको हम फिर कर सकते हैं। या मतलब क्या चला जाए, जैसे अभी मैं भेजूंगा क्लास में, तो अभी जो जैसे आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी के सारे असाइनमेंट भेज दूंगा, तो उसमें तो मिल जाएगा अभी जो बच्चे हैं। तो हाँ यहाँ पे दिक्कत ये, जो बाद में ज्वाइन करेगा उसको नहीं मिलेगा, तो मैं फिर से भेज दूंगा, आप बोलना फिर से असाइनमेंट भेज दूंगा, कोई फॉरवर्ड ही तो करना है। हाँ तो एक काम कर सकते हो, मैं भेजता हूँ तब आप डाउनलोड करके आप लैपटॉप में, आप फोन में सेव कर सकते हो, जिनके पास लैपटॉप है तो यू कैन सेव की प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट एक जगह सारा सेव कर लो, फिर उसको सॉल्व करते रहो। ये भी कर सकते हो आप डाउनलोड करके, व्हाट्सएप है ना, सो लैपटॉप में व्हाट्सएप खोल के वेब से, वेब डॉट व्हाट्सएप से, वहाँ से आप ऑन करके फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हो सेम टाइम पे, तो बार बार आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा व्हाट्सएप में। तो ये भी ऑप्शन है। अदरवाइज ड्राइव में भी हम टॉपिक वाइज, हालांकि सेग्रीगेट नहीं किया, हम टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है ना, कि मैं टॉपिक वाइज फोल्डर बना दूँ, ये भी कर सकता हूँ। सो एक है ना, टॉपिक वाइज फोल्डर बना दे, ये भी एक ऑप्शन है। या मैं भेज दिया करूँगा, आप बताना ग्रुप में, मैं फिर से भेज दूंगा ना, प्रोबेबिलिटी का असाइनमेंट भी भेज दूंगा आपके ग्रुप में, मैं भेज दूंगा शाम को, या ऑफिशियल अनाउंसमेंट में भेज दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो वहाँ से आप देख पाओगे कभी भी।
या फिर आप ड्राइव में ढूंढ सकते हो, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। एक मेन फोल्डर वही है पीवाई क्यू असाइनमेंट टॉपिक वाइज, उसके अंदर आपको जाने हैं, उसमें आप फिर जो स्टैटिस्टिक्स का फोल्डर है उसमें देख सकते हो आप। तो उसमें लेकिन आपको देखना है कहाँ कहाँ क्या है, तो वैसे करके सेव कर सकते हो, सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो टेलीग्राम भी एक ऑप्शन, ये भी है एक ऑप्शन है वो भी। अदरवाइज ड्राइव है, ड्राइव से आप है ना ड्राइव में देख सकते हैं, तो मैं उसमें भेज दूंगा ग्रुप में, जब आपको प्रैक्टिस करना होगा आज शाम को भेज दूंगा, ठीक है। तो गुप्ता कपूर की जो बुक है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, वो कर सकते हैं आप। ठीक है ना, तो ये बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इनिशियली, क्योंकि देखो पहले तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की जरूरत है, तो उसके लिए आपको डेफिनेशन समझ आना चाहिए। किताब में सब कुछ लिखा है, इंपॉर्टेंट है आपको समझ आए। कोचिंग की वहां पे जरूरत पड़ती है कि वही आपको हेल्प करते हैं कि समझ आए चीजें, सो वो समझने में जरूर हेल्प करेगा आपको। सो आपको देखना है कि समझ आए, टॉपिक ये है, नहीं समझ आ रहा मुझसे डिस्कस करो। मतलब जो बच्चा सीखना चाहता है वो सीख ही लेगा खुद से या मुझसे या समहाउ कहीं से भी, वो खुद सीख लेगा, है ना। बाकी अगर एफर्ट्स नहीं, सिर्फ आप सोचो क्लास वीडियो अटेंड करके नहीं बहुत कुछ आएगा। और एग्जाम निकालने के बाद फिर कह रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। थ्योरीज तो जानना जरूरी है, लेकिन सिर्फ थ्योरी जानना सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। आप क्वेश्चन जो असाइनमेंट के हैं तो भेजूंगा, या जो ड्राइव में ऑलरेडी है आप सॉल्व कर, जो रिपीटेड लोग हैं जो पिछले साल तैयारी किए थे, तो वो आप इनिशियली आप असाइनमेंट एक एक करके सॉल्व करते चले जाओ, चाहे टॉपिक मैंने पढ़ाए हो नहीं पढ़ाए हो। डाउट क्लास में आप वो टॉपिक डाउट भी पूछ सकते हो जो मैंने नहीं पढ़ाए हैं, मतलब टेस्टिंग के भी डाउट आप पूछ सकते हो, एस्टिमेशन के भी डाउट पूछ सकते हो जो लोग अगर रिपीटर्स हैं। सो आपको समाव कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो डेली कोशिश करो कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन डेली सॉल्व करो। जो बच्चे जो एटलीस्ट जो फुल फुल ड्रॉप लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं, तुम्हारे पास अगर इतना टाइम है तो डेली 100 क्वेश्चन टॉप मतलब किसी भी टॉपिक का, जरूरी नहीं प्रॉबिलिटी का ही, है ना। डेली तुम चाहो तो एक एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन उठाओ सॉल्व करो। ड्राइव में इतने क्वेश्चन हैं कि आपको 10 साल में भी पूरे नहीं कर पाओगे, इतने उसमें अपलोड है ऑलरेडी। तो आपको बस सेलेक्ट करना था, पहले पीवाई क्यू टारगेट करो कि पीवाई क्यू वाली चीज़ें आपको अच्छे से सॉल्व हो जाए, उसके बाद नॉन पीवाई क्यू भी ट्राई कर सकते हो। पीवाई क्यू ट्राई करने से फायदा ये है कि आपको एग्जाम की समझ बढ़ेगी, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस क्वेश्चन में क्या अप्रोच है, क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो ये आपको समझ आएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट और उसी अप्रोच पे और भी क्वेश्चन फ्रेम होंगे, आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो मेन समझना तो ये होता है, रट्टा नहीं मारना है सॉल्यूशन को, आपको यही समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है। हर क्वेश्चन में एक टारगेटेड अप्रोच होता है, टारगेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं जिसपे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। हम लोग भी क्वेश्चन बनाते हैं तो देखते हैं कि हम बच्चों से क्या जानना चाह रहे हैं, है ना। एक पर्टिकुलर थ्योरम पे क्वेश्चन होता है, या पर्टिकुलर डेफिनेशन पे क्वेश्चन होता है, कोई प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन होता है, तो आपको वो थ्योरम या वो डेफिनेशन या प्रॉपर्टी जब पता होगा तभी आप करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जरूरी है, उसके लिए रिवीजन बार बार आपको करना पड़ेगा टॉपिक्स का, सिलेबस का ना। सो जैसे अभी मैं पूछूंगा कई सारी चीज़ें, तो आप जितना इंटरेक्ट करोगे उतना सीखोगे, है ना। जो लोग बेड पे लेट के देख रहे होंगे मूवी की तरह, तो बहुत ज़्यादा नहीं सीखेंगे। आपके पास पेन पेपर होने चाहिए, और आप बैठ के, मतलब एक जैसे ऑफलाइन क्लास में आप कैसे अटेंड करते हो क्लासेस, टेबल चेयर जो भी है या बेंच है उसमें बैठे हो आप फिर क्लास में, तो वैसे ही आप यहाँ भी समझ सकते हो। वो तो बस अपने कंफर्ट की बात है ना, कि आप वैसा बैठो कि भाई अपना सामने लैपटॉप या फोन जो भी है, पेन पेपर आपके पास होने चाहिए। कोई मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो आप सॉल्व करके आंसर बताओ, आपको डाउट आ रहा है आप मुझसे पूछो। तो वैसी ही चीज़ है, बस यहाँ पे है ना कि फिजिकली दिखने के बजाय आपको वर्चुअली दिख रहा हूँ मैं। तो जैसे क्लासरूम में पढ़ते हैं वैसे भी आप चाहे तो कर सकते हैं, डिसिप्लिन खुद से मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्सफुली थोड़ी किया जा सकता है, तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। ठीक है जी। नहीं नहीं, देखो असाइनमेंट इनफ है, लेकिन बुक थोड़ा क्या फायदा होता है, हम लोग क्लास में हमारे पास डेली जैसे 1.5 घंटे की क्लासेस हो रही हैं, तो 1.5 घंटे ही है आपके पास, दिन में 24 घंटे हैं। तो बुक में चीजें बहुत डिटेल में लिखी रहती है, तो आप अगर रीड करेंगे, मान लो बुक को लाइन बाय लाइन अगर आप रीड करोगे ना, तो आपको शायद बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा चीजों को समझने का। तो बुक का एक ये फायदा रहता है, तो बुक अलग से मतलब बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लेकिन वंस यू गो थ्रू कि क्या क्या है उसमें क्या है, तो बुक से थोड़ा हेल्प मिलेगा। नहीं भी करोगे तो भी कोई नुकसान, मतलब टॉपिक सारा मैं कवर करूंगा, एक एक थ्योरी काफी है, फिर असाइनमेंट काफी है, बुक नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे आप देखोगे नीरज था जो 22 रैंक वाला लास्ट में बताया था, उसके अगर आप वीडियो देखे होंगे आपने, तो उसने कहा कि उसने कोई बुक फॉलो नहीं किया, उसने पूरे मेरे लेक्चर्स देखे, जो मैं लेक्चर लास्ट टाइम शेयर किया था, आप देखो पूरा वीडियो उसका, उसने कोई बुक फॉलो नहीं किया, उसने सारे मेरे लेक्चर्स देखे, प्रॉब्लम सॉल्व किए, मॉक टेस्ट दिया, मतलब पूरे लेक्चर देखा, फिर असाइनमेंट सॉल्व किया, मॉक टेस्ट दिया, इतना ही काफी था। उसने पूरे साल कोई बुक पढ़ा ही नहीं एक्चुअली, ये है। सो वो भी काफी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट आपको
रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों का। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार करने से नहीं होगा, क्योंकि इनिशियली थोड़ी सबको परफेक्ट थोड़ी है, कोई तैयारी शुरू किया परफेक्ट थोड़ी हो जाएगा। परफेक्ट कौन है? जैसे मुझे चीजों की बेटर अंडरस्टैंडिंग क्यों है, क्योंकि मैंने इतने साल पढ़ाए हैं तो मेरी समझ बढ़ गई है। तो आपको यही देखना पड़ेगा कि आप पूरे साल में जितनी बार रिवाइज करोगे उस टॉपिक को लेके उतनी ज्यादा आपकी समझ बढ़ेगी, गलती करने के चांसेस उतने कम हो जाएंगे। तो रिवीजन बहुत करना पड़ेगा आपको, सिलेबस का भी, मतलब टॉपिक्स के भी, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग भी। रिपीटेडली उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे आप। एटलीस्ट जो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम मुश्किल लगता है, उस टाइम बाद आप वही क्वेश्चन सॉल्व करो। जो क्वेश्चन कभी आप डाउट पूछते हो तो उसको मेक श्योर कि उसके मेरे बताने के बाद आप उसको खुद से सॉल्व करके देखोगे, क्या सच में सॉल्व कर पा रहे हो। 2 महीने बाद चाहो तो वही क्वेश्चन फिर सॉल्व करके देखो कि क्या अभी भी कॉन्सेप्ट आपको याद है या फिर ऐसे ही कर दिए थे, है ना। होता क्या है कि एक ही डाउट बच्चे को मैं देखता हूँ अभी पूछ रहा है, 2 महीने बाद वही डाउट पूछ रहा है वो सेम ही। इसके होता क्या है कि मैंने डाउट बता दिए, वो भूल गया, कि उसको लगा कि चलो सर ने कर दिया मतलब मेरा हो गया, लेकिन एक्चुअली उसको तो आया ही नहीं ना सॉल्व करना। वो 2 महीने बाद जब वो क्वेश्चन फिर से आएगा तो उसको फिर से उसे सॉल्व नहीं होगा। तो उसके लिए आपको जब कोई डाउट पूछते हो तो आपको समझना है क्या उसमें अप्रोच है, खुद से उसके बाद 2-3 बार सॉल्व करके देख लो क्या अप्रोच है, वो समझ आ गया, ताकि उसके जैसा या उस कॉन्सेप्ट पे या उस अप्रोच पे कोई और क्वेश्चन मिले तो आप सॉल्व कर पाओ। तभी लेवल इंक्रीज होगी। डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करना सीखो तभी तो आपका लेवल इंक्रीज होगा। और आपको समहाउ एग्जाम या उससे ऊपर लेवल तक जाना है, तो उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन। ये कोई जो कोर्स में पढ़ा रहे हैं कोई कॉलेज कोर्स नहीं है ना, जैसे आप बीएससी एमएससी कॉलेज में करते हो तो वहां तो ऐसे ही आप पास हो जाओगे, जो कुछ थ्योरम के प्रूफ याद कर लेते हो, कुछ डेफिनेशन याद कर लेते हो, सेमेस्टर एग्जाम ऐसे ही पास हो जाते हो। ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है, ये एक एंट्रेंस है। तो एंट्रेंस में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। प्रॉब्लम करेक्टली करेक्ट ऑप्शन आप तभी सिलेक्ट कर पाओगे जब उस टॉपिक को बहुत अच्छी समझ है आपकी। तो उसके लिए आता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा रिवीजन। तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है कि बार बार रिपीटेड रिवाइज करना वो ज़रूरी है। कई लोग मैं बताता हूँ जो बीएससी कॉलेज में बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आपके 98-99% आए होंगे, जैम में क्वेश्चन आपसे सॉल्व ही नहीं होगा। क्योंकि कॉलेज सिस्टम अलग है, एंट्रेंस का सिस्टम अलग है। मतलब मैं क्वेश्चन सॉल्व करते बोलता हूँ, एक है एकेडमिक अप्रोच, एक है एंट्रेंस अप्रोच, है ना। कॉलेज में कोई चीज़ें कराता है वो बहुत लंबा कराता है, यहाँ पे आपको थोड़े कम टाइम में शॉर्टकट में सॉल्व करने की कोशिश करना होगा। तो एंट्रेंस अप्रोच में ये कि भाई मुझे 60 क्वेश्चन 3 घंटे में करना है, तो ऑन एन एवरेज देख लो 3 मिनट एक क्वेश्चन पे है। मैं अगर सारे क्वेश्चन को इक्वल वेटेज दे दूँ तो 60 क्वेश्चन 180 मिनट है आपके पास। सो 3 मिनट एवरेज ऑन एन एवरेज इस क्वेश्चन पे है। अब जैसे 2 मार्क्स वाले है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 मार्क्स वाले कम लगेगा, तो ऐसा समझ सकते हो आप। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। तो मान लो 1 मार्क्स वाले पे 2 मिनट लगा लो, 3 मार्क्स वाले पे सॉरी 1 मार्क्स वाले पे 2 मिनट, 2 मार्क्स वाले पे 4 मिनट लगा लो, ऐसा। तो इतने में आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन। तो अभी बहुत टाइम है, अभी तो पहले कॉन्सेप्ट सही से समझो, असाइनमेंट जो मिल रहा है सॉल्व करो, डाउट ऑनेस्टली पूछो और बिना डर के पूछो, उसमें कोई शर्माना नहीं। आपको डाउट है आप क्लास ज्वाइन करो, पूछो। सो सीखना है तो डाउट पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो बुक की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं करो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप रिपीटेडली सिलेबस रिवाइज करो, लिखो। जैसे कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया, मान लो प्रोबेबिलिटी स्टैट्स का मेरे वीडियो देख लिया आपने, अब खुद से आप बैठ के ये देखो, सिलेबस सामने रखो, अब लिख के देखो आप क्या जानते हो। जैसे मैं क्लास में कर रहा हूँ, अब भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो उसमें क्या होता है, डेफिनेशन लिखो, थ्योरम लिखो, बिना किसी हेल्प से। अगर आप सब कुछ लिख पा रहे हो जो मैं क्लास में लिखाया हूँ तो मतलब आपके दिमाग में सब है। रट्टा नहीं मार के लिखना है, समझ के, कि वर्ड टू वर्ड जरूर नहीं है कि आगे है फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करो। सो उस तरह से एक एक चीज के बारे में आपको देखना, आपके दिमाग में चीजें हैं, क्लैरिटी है, डेफिनेशन क्या है, थ्योरम्स क्या है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। तो ये सब आपको डेवलप करना है अपने अंदर, तब जाके हो जाएगा। आइए तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के डेफिनेशन से, है ना। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सो कोई बताइए क्या डेफिनेशन है रैंडम एक्सपेरिमेंट का। हाँ, तो बुक का अगर लैंग्वेज देखो तो बुक में है ना, ऐसे सिंपल है कि कोई एक एक्सपेरिमेंट है जिसके पॉसिबल आउटकम्स तो नोन है, मतलब जो पॉसिबिलिटीज है वो आपको ऑलरेडी नोन है, बट जो एग्जैक्ट रिजल्ट है दैट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, है ना। या पॉसिबल रिजल्ट्स नोन है बट आउटकम ऑफ द इवेंट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस, ऐसा लिखा रहता है। और दैट एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। तो ये कुछ कंडीशंस होती है, अगर मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो ऐसा रहता है। अब एग्जाम में आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा जैम वाले, लेकिन इसकी समझ होनी चाहिए क्या है ना। कई बार इसमें घुमा के आपको पूछ लेता है कई चीजें। सो डेफिनेशन नहीं पूछेगा, डेफिनेशन लिखो। और हमें प्रूफ भी नहीं लिखना है किसी थ्योरम का है जैम गेट एग्जाम में, ये चीजें, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं सर, अभी से स्टार्ट करने सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ भाई काफी है, जैम की प्रिपरेशन
काफी अभी स्टार्ट करो, बहुत टाइम है, 2-3 महीने की प्रिपरेशन काफी है जैम गेट के लिए, ठीक है ना, तो इतना टेंशन नहीं लेना है, अभी बहुत टाइम है, अभी तो तुम कम, अभी तुम देख रहे हो ग्रुप में अराउंड टोटल मिला के अगर सारे बैच के बच्चे ऐड करूँ तो 200+ हैं, मतलब जो एकलव्य योद्धा सब मिला के 200 बच्चे अभी, तुम अभी देखना, अभी तो तुम शुरू कर रहे हो, बैच हमारा आज शुरू हो रहा है, अभी बच्चे आएंगे एंड में भी 3-4 महीने बाद तुम्हें 600 700 800 बच्चे सिर्फ जैम के हमारे पास होंगे, 600-700 अराउंड, पिछले साल 500 बच्चे थे, तो 700-800 बच्चे सिर्फ जैम के होंगे, गेट के 200-300 बच्चे होते हैं, फिर सीयूटी वाले आते हैं, तो अभी आप बहुत जल्दी ज्वाइन किए हो, अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत लेट है, वो बाद में शुरू, अभी तो एग्जाम चल रहा है लोगों का, बहुत लोगों का, तो 15 जून, कुछ लोगों ने कहा 15 जून के बाद एग्जाम खत्म होगा, तो अभी आप बहुत अर्ली स्टार्ट करो, बहुत टाइम है, बस आपको वही कह रहा हूँ, फोकस करना है अपना लेवल इंप्रूव करने पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ानी है, इसमें ये चीज़ें भी मैटर करेगा कि पहले से आप कितना स्ट्रांग हो, आपके कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है, तो वो भी हेल्प करेगा, नहीं तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करो, डेवलप करो, ये सब मतलब टाइम बहुत है, 2-3 महीने ढंग से तुमने पढ़ लिया ना, तो तैयारी हो जाती है, एग्जाम गेट की तैयारी 2-3 महीने की मांगती है, लेकिन उनके लिए जिनको पहले से बेसिक्स उनके ठीक ठाक है, बेसिक ठीक नहीं है तो आपको ठीक करना पड़ेगा, है ना, तो वो प्रोसेस में आपको समझ आएगा कि आपके क्या वीकनेस है, क्या वीक कॉन्सेप्ट है, कहाँ स्ट्रांग हो, तो वो आपको भी प्रोसेस में समझ आएगा तैयारी में, है ना, बट कोशिश करो 100% सिलेबस कवर करो, पूरा पीवाई क्यू पूरे साल में कम से कम 7-8 बार तो सॉल्व कर ही लेना, जितने भी जैम के पीवाई क्यू गेट के भी कर सकते हो, जो कॉमन सिलेबस के हैं, मतलब गेट के वो क्वेश्चंस जो जैम वाले सिलेबस के हैं, क्योंकि गेट में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं जिसको आपको नहीं फोकस करना है, स्टोकेस्टिक है, नॉन पैरामेट्रिक है, ये सब नहीं करना आपको, आप जैम वाले जो टॉपिक है उतना ही करो, और आप लोग जैम की अच्छी तैयारी करोगे तो गेट भी आपका निकल जाएगा इजीली, क्योंकि जो जैम का पूरा सिलेबस आप कवर करोगे ना, तो उससे गेट में 70 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड आता है, तो आप 85 मार्क्स के इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे वहां पे, है ना, बाकी जो 15-20 नंबर के हैं वो स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस है, रिग्रेशन एनालिसिस है, रिग्रेशन का भी जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है वो जैम में भी है, वो गेट में भी है, तो उसके क्वेश्चंस भी वहां आप कर पाओगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन के, सो अलग से एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैम वालों का गेट भी निकल जाएगा, और अभी बहुत टाइम है, बट आप अच्छे से फोकस करो सिलेबस कवर करने पे, जिनको जल्दी हो, अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैंने लास्ट ईयर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड किए हुए हैं, आपने देखा होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप कवर कर सकते हो, ये टॉपिक आपको पहले कंप्लीट करना हो तो एकलव्य 1 में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, एकलव्य 1 में 2 टॉपिक खत्म हो गया, एक तो प्रोबेबिलिटी पोर्शन और एक सीक्वेंस सीरीज, तो अगर आपको जल्दी कवर करना हो तो वहां से आप कवर करें, कंप्लीट कर सकते हो, जितना रिवाइज करोगे उतना फायदा होगा, लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से, सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं निकलेगा एग्जाम आपका, क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, आपको ये सोचना होगा अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो क्या घर पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, अगर घर पे आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा तभी एग्जाम में सॉल्व होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा घर पे नहीं सॉल्व हो रहा है एग्जाम में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, तो आपको देखना होगा कि घर पे, और ऐसा नहीं कि 100% मार्क्स लाने हैं, इस बार पेपर इजी आ गया तो बच्चे 90+ में चले गए, 2 बच्चे है ना हमारे सेकंड रैंकर और फर्स्ट रैंकर 90+ में है, बाकी नीचे हैं, तो 2 बच्चे 90+ में चले गए, पिछले साल 59 पे फर्स्ट रैंक बता ही रखा हूँ मैं ऑलरेडी, तो ये नहीं सोचना आपको इतने मार्क्स लाने हैं, वो मार्क्स डिपेंड करेगा एग्जाम कैसा आता है, तो आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है, आपको जितना बेस्ट करना वो करो, एग्जाम में अच्छा रैंक आ ही जाएगा, आपको ये सोच के नहीं तैयारी करना कि ये रैंक लाना, ये मार्क्स लाना है, आप अपना बेस्ट तैयारी करो, खुद ही आ जाएगा, बस कोशिश करो हर रोज अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, इम्प्रूव करते रहो, और एग्जाम तक, क्योंकि ये रिलेटिव एग्जाम है ना, कोई आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, आपसे ज्यादा टैलेंटेड हो सकता है, ज्यादा रैंक आएगा, तो आपको अपने आप को इम्प्रूव करते रहना होगा, है ना, तो बेस्ट बनना होगा, तभी जाके एग्जाम में बेस्ट करना होगा, तभी आप टॉपर बनोगे, तो ये तो कंपटीशन है, तो आपको पूरे दिल जान से मेहनत करना है, हो जाएगा, ठीक है, हाँ ये क्या कह रहे हैं, तो सर जो 0 से कर रहा है 8 मंथ से, हाँ बहुत एनफ है भाई, मैं कह रहा हूँ ना एनफ है, 8 मंथ अभी बहुत एनफ है, अभी क्या चल रहा है, जुलाई, आज जून स्टार्ट हुआ, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब, हाँ मतलब आपके पास 8 महीने 10 दिन अराउंड है, तो ये है आपके पास, तो 250 दिन मतलब है ना, अप्रॉक्स 250 डेज है, तो देखो 250 डेज ही है, तो अगर आप, मैं कह रहा हूँ 100 क्वेश्चन डेली सॉल्व करोगे, तो 250 डेज है, उस पर 100 लगा लो, है ना, सो 250 डेज है आपके एग्जाम, आज के बाद एग्जाम का, और अगर डेली 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 25,000 क्वेश्चन, और मैं कह रहा हूँ मैं 200 मॉक टेस्ट कराऊंगा, तो अगर 200 मॉक टेस्ट अगर तुमने अटेम्प्ट कर लिए, तो 200 मॉक टेस्ट अगर 60 क्वेश्चन का होगा ईच, तो 12,000 क्वेश्चन वही हो गए, है ना, लेकिन कुछ क्वेश्चन यूनिट वाइज में 30-30 क्वेश्चन के भी होंगे, तो अप्रॉक्स लगा लो 10,000 क्वेश्चन तुम्हारे मॉक टेस्ट से कवर हो जाएंगे, मतलब अगर जो बच्चा पूरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेगा
तो 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम्हारे मॉक टेस्ट से ही हो जाएगा। मतलब मॉक टेस्ट में क्वेश्चन क्वेश्चन ही है, थ्योरी तो है नहीं वहाँ पे। तो अगर तुमने सारे मॉक टेस्ट हमारे अटेम्प्ट कर लिए एग्जाम तक, तो समझो 10,000 क्वेश्चन तुम एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट के थ्रू ही तुमने अटेम्प्ट कर लिया। अब उसमें जो डाउट होगा डिस्कस करेंगे, वही सीखना है। मैं तो बता रहा हूँ, जो मनोप्रिया पिछले साल थी वो सिर्फ मॉक टेस्ट पे डिपेंडेंट थी, मैं पहले ही बताया था, क्योंकि वो रिपीटर थी एक्चुअली, तो उसको सिलेबस ऑलरेडी पहले कर रखा था उसने। इस बार उसने सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग में फोकस किया, तो उसने सारे मॉक टेस्ट दिए, सारे असाइनमेंट सॉल्व किए, ये उसका फोकस था, क्योंकि सिलेबस कर रखी थी। अब जो बिगिनर है उनको सिलेबस भी करना है, फिर आपको असाइनमेंट करना है, आपको देखना है कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो इनफ टाइम है, 8 मंथ इज इनफ टू क्वालिफाई एग्जाम, है ना। और बहुत सारे बच्चे हैं जो अपियरिंग में भी क्वालिफाई करते हैं, जैसे हमारे पास अभी इस बार 29 रैंक है ना आदित्य पांडे का, यस, वो अपियरिंग में ही है ना। तो बीएचयू से भी अपियरिंग में ही था, उससे भी सो हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बीए में तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बीए मैथ जैसे 24 रैंक सचिन का है, वो भी मैथ्स का बच्चा है, बीए नॉर्मल किया है उसने, सचिन जो था। 22 रैंक वाला कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया, उसका तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं था, उसने हमारे साथ ही शुरू किया जस्ट, तो कोई बैकग्राउंड नहीं था स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी में, वो तो बीटेक कंप्यूटर साइंस करके आया था। सो वैसे बच्चे भी हैं जो करते हैं, है ना। सो कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आप स्वाद करो। आपको अगर फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप पुराने साल के जो लेक्चर पिछले साल वाले हैं उसको आप अच्छे से एक बार पूरा कंप्लीट कर जाओ, और मेक श्योर कि आप लिखो चीज़ों को, देख देख के नहीं, आप समझ के लिखो कि भाई कोई मैं टॉपिक डेफिनेशन लिखा रहा हूँ तो क्या है ना, उसके फिर आगे क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या थ्योरम्स हैं, क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, ट्राई में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आप अपने पेस पे तैयारी करो, मैं अपने पेस पे पढ़ाऊंगा, आप चाहो तो आगे भी अपने हिसाब से अपने पढ़ सकते हो। टाइम शेड्यूल डिवाइड कर लो, 24 आवर है, अब 24 आवर में कोशिश करो आप कम से कम 12 to 16 आवर को यूटिलाइज करो, कम से कम 12 घंटे तो यूज करो प्रिपरेशन में। जो लोग फुल टाइम कर रहे हैं, जो कॉलेज वाले बच्चे हैं, अब देखो कितना मुश्किल लाना थोड़ी है। मैं मनोप्रिया का एग्जाम्पल दूँ, उसका जिन लोगों ने इंटरव्यू देखा होगा, वो ऑलरेडी एमएससी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से कर रही थी, और वो डेली कॉलेज जाती थी, मतलब उसने फर्स्ट ईयर अभी कंप्लीट किया है, अब जाके बॉम्बे में एडमिशन लिया है इसने इस बार। तो वो 1 साल ड्रॉप था, लेकिन ड्रॉप में इन्हें फुल ड्रॉप था उसका, वो पार्शियल ड्रॉप समझ लो, कि वो कॉलेज में एडमिशन ले रखी है, डेली कॉलेज भी जा रही है, सेमेस्टर की भी प्रिपरेशन कर रही है साथ में, और साथ में जैम की प्रिपरेशन चल रही है। तो जैसे बताई थी इंटरव्यू में, देखा हो तुमने कि लाइक वो 8-9 बजे कॉलेज जाती थी, शाम को 6-7 बजे तक कॉलेज आती थी, और मेरा 6 से 7 पिछले साल डेली डाउट क्लास होता था, वो अक्सर उसका छूट जाता था, तो वो सैटरडे संडे या फिर बाद वाले डाउट क्लास में आती थी। सो ऐसा होता था, है ना। सो तब भी उसने सेकेंड रैंक तब भी आ गया। बहुत सारे बच्चे फुल ड्रॉप लिए होंगे, और वो कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन किया, तभी सेकेंड रैंक आया। तो इट डिपेंड्स ऑन, पहले तो खुद पे भरोसा करो कि तुम जितनी तैयारी कर रहे हो वो इनफ है क्वालिफाई करने के लिए, पहले तो खुद पे भरोसा होना चाहिए कि तुम जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो इनफ है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो इनफ है। मतलब पहले तो बिलीव करना होता है, बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना होगा, वो चीज़ें हैं। तो उसके बाद तुम कोशिश करोगे तो वो जरूर कामयाबी होगी, मन में डाउट रहेगा तो फिर नहीं होगा। तो है ना, काबिल लोग भी डाउटफुल सिचुएशन में फेल हो जाते हैं। तो आपको पहले खुद पे भरोसा करना होगा, मुझ पे भरोसा करना होगा, और फिर आप जो मटेरियल फॉलो कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, पूरे साल एफर्ट्स तो हो जाएगा, ठीक है। सो काफ़ी है, 8 मंथ इज एनफ। और आप कॉलेज के साथ जो लोग कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, जो ड्रॉप ले कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। एट द एंड ये कॉम्पिटिशन है, रिलेटिव है, आप कितना सीख रहे हैं, आपके अंदर कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, कैसे मार्क्स आप ला रहे हो। टेस्ट में भी आप टेस्ट दोगे तो आपको खुद ही दिखेगा कि आपके परफॉर्मेंस क्या है, बाकी का परफॉर्मेंस क्या है। सो हमारे पास ही टोटल 800-900 बच्चे एंड तक होंगे जैम के, तो इसमें आप खुद ही देख पाओगे आपकी क्या सिचुएशन है और कैसे है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जिनको सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना हो, रिकॉर्डेड लेक्चर है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, कंप्लीट कर लो जितना जल्दी कर सकते हो। लाइव में चल ही रहा है तो लाइव में एज ए रिविजन कर सकते हो, उसके लिए वो कर सकते हो, नहीं तो लाइव में भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिविजन एट द एंड करना ही पड़ेगा तुम्हें, सिलेबस का भी क्वेश्चंस का भी, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि, तो ये कोई एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट इज लाइक टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई, ड्रॉइंग अ कार्ड, है ना, ये सब एक्सपेरिमेंट है एक्चुअली, ठीक है। सो दूसरे रूम में ना क्लास हो रही होगी, इसको मैं इधर बंद कर देता हूँ। सो मैं कह रहा हूँ जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है एक्चुअली क्या है कि रैंडम, जस्ट वर्ड एक रैंडम है, तो रैंडम का जस्ट मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट आउटकम आपको नहीं पता है, पॉसिबिलिटीज पता है, बट यू कैन नॉट टेल कि क्या पॉसिबिलिटी, मतलब क्या एग्जैक्ट आउटकम होगा। सो एन एक्सपेरिमेंट is said to be random experiment, random experiment if and only if
पहला ये है कि ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन। पॉसिबल रिजल्ट्स मतलब सेट ऑफ ऑल रिजल्ट्स, कहने का ये मतलब है कि ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन। ये राइटिंग समझ जाओगे, कुछ दिन में समझ आ जाएगा। सो ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन। जो आउटकम है, आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। मतलब आपने कॉइन को टॉस किया तो आपको पॉसिबल रिजल्ट पता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, बट आप एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि हेड क्या आएगा। मान लो हेड आया बाद में तो वो आउटकम है, तो वो आप एक्सपेरिमेंट से पहले नहीं बता सकते, इसलिए वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है। सो और तीसरा ये है कि इट कैन बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। सो ये मतलब डेफिनेशन है, जिन लोगों ने डिफाइन किया तो बुक में आपको वीके रवैत की बुक में ये डेफिनेशन मिल जाएगी। सो इट कैन बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, है ना। यही आइडेंटिकल कंडीशन बाद में आईआईडी रैंडम वेरिएबल बनता है वहां पे कि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। सो इट कैन बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। ठीक है, तो ये जस्ट एक डेफिनेशन है। किसी को पूछना डाउट इसमें कुछ? मतलब आपको बस डेफिनेशन समझना, कहना क्या चाह रहा है। कोई एक एक्सपेरिमेंट है सो जिसमें आपको पॉसिबल आउटकम रिजल्ट्स नोन है, लेकिन एग्जैक्ट आउटकम जो आना है एक्सपेरिमेंट के बाद दैट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इन एडवांस। इन एडवांस का मतलब है बिफोर एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के पहले आप एग्जैक्ट आउटकम नहीं बता पाएंगे। एंड इट कैन बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। जैसे मान लो पहला कॉइन को टॉस किया, हेड आया, फिर दूसरे बार उसी कॉइन को टॉस करें, सो वी कैन रिपीट दैट एक्सपेरिमेंट अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, द सेम कंडीशन में। तो ये जस्ट एक एग्जाम डेफिनेशन है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखूं तो जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए। सो एग्जाम्पल के लिए टॉसिंग अ क्वाइन। सो एक क्वाइन को टॉस करना, या थ्रोइंग अ डाई, या रोलिंग अ डाई, ये बोल सकते हैं ना। सो रोलिंग अ डाई हो गया, ड्रॉइंग अ कार्ड, तो ये सब कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है जी। सो दिस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब आगे रैंडम एक्सपेरिमेंट के आगे क्या आता है? सो रैंडम एक्सपेरिमेंट जैसे हमने लिखा कि आउटकम, एक तो पॉसिबल रिजल्ट था, ये आउटकम है। सो आउटकम क्या होता है? रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट आया वो आउटकम है एक्चुअली। तो आउटकम डिफाइन भी कर सकते, कुछ भी डिफाइन भी करता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ आउटकम। सो किसी एक्सपेरिमेंट के आउटकम का मतलब है कि रिजल्ट के बाद जो है ना, मतलब एक्सपेरिमेंट के बाद, एक्सपेरिमेंट होने के बाद जो आउटकम आया या जो रिजल्ट आया उसको हम बोलते हैं। तो ये बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि एक्सपेरिमेंट होता क्या है। ठीक है जी। नेक्स्ट कुछ वर्ड्स आता है, जैसे आएगा आपके पास। तो आउटकम जैसे मैंने बताया कि आउटकम अगर आप डिफाइन करना चाहो, सो द रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना, इज कॉल्ड आउटकम। बाकी आपको ध्यान रखना है कि डेफिनेशन को रट्टा नहीं मारना, प्रूफ भी रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि यहाँ ना तो डेफिनेशन एग्जाम में पूछे जाएंगे ना प्रूफ पूछे जाएंगे। मेन थिंग है एप्लीकेशन, कि हाउ विल यू अप्लाई दैट डेफिनेशन और थ्योरम इनटू प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो एंट्रेंस का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग ये। सो द रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम, है ना, आउटकम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट ये हो गया। फिर एक वर्ड आता है सैंपल स्पेस, है ना, अभी आएगा ये। सो आप लोग जानते ही होंगे। कोई बताइए सैंपल स्पेस का डेफिनेशन क्या है? हाँ। सो उस एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम्स हो सकते हैं उसका कलेक्शन, एक सेट हो गया। सो अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है ना, इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस।
तो ये सब कुछ वर्ड है जो यूज होगा क्वेश्चन में, है ना, कि जैसे लिखा होगा कि और रैंडम एक्सपेरिमेंट से वर्ड आया तो आपको पता होना चाहिए मतलब क्या है। कई बार क्वेश्चन समझ ही नहीं आता बच्चों को। क्यों समझ नहीं आता? कि क्वेश्चन में कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनको पता ही नहीं है, तो इसलिए उनको समझ नहीं आता। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, आउटकम का मतलब क्या है, सैंपल स्पेस क्या होता है, फिर ये इवेंट क्या होता है, इवेंट का क्या डेफिनेशन है। हाँ सिंपल है ना। सो इवेंट इज जस्ट सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। सो ये आपका होगा कि a subset of a sample space is called event। ठीक है ना। तो ये मैथमेटिकल मीनिंग है। आप लोग इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हो एक्चुअली, है ना। आगे आएगा कि सेट ऑफ इवेंट्स जो होते हैं वो सिग्मा फील्ड होता है ना। सेट ऑफ ऑल इवेंट्स जो होगा वो सिग्मा फील्ड होगा, या सिग्मा फील्ड होगा, जैसे इसको इवेंट स्पेस बोलते हैं। सो हम लोग प्रोबेबिलिटी किसकी निकालते हैं? इवेंट की निकालते हैं, ठीक है। सो वी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। सो अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है ना। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन था, फिर यहाँ हमने डेफिनेशन लिखा आउटकम का, सैंपल स्पेस का, इवेंट का, ये डेफिनेशन है। अब एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल है कि जो एक्सपेरिमेंट होगा वो होगा टॉसिंग अ कॉइन। सो टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस किया, ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है। कॉइन को टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट है। अब जैसे इसके आउटकम्स क्या होंगे? सो सैंपल स्पेस को मैं एस से भी डिनोट कर सकता हूँ या कभी कभी ओमेगा से। सो एस या ओमेगा कोई नोटेशन होगा सैंपल स्पेस से। कुछ बुक में एस लिखता है, कुछ बुक में ओमेगा। जैसे वीके रवाती की बुक देखोगे आप तो उसमें इन्होंने ओमेगा से सैंपल स्पेस को डिनोट किया है। तो ये आपका होगा एस या ओमेगा। सो ये सैंपल स्पेस सिंपल है, टॉसिंग अ कॉइन। सो हेड या टेल आएगा, पॉसिबल आउटकम्स। अब इसमें बताओ इस सैंपल स्पेस के पास कितने इवेंट्स हैं, या इस एक्सपेरिमेंट के पास कितने इवेंट्स हैं टोटल? इवेंट कितने हैं? ओनली टू? चार होगा ना। सो इस इवेंट के पास चार, सॉरी इस सैंपल में चार इवेंट होंगे। जैसे मैंने कहा ना सैंपल स्पेस जो है सबसेट, सॉरी इवेंट जो है वो सबसेट है सैंपल स्पेस का। सो हो सकता है कि इवेंट्स हो सकता है जैसे एम्प्टी सेट है, सेट कंटेनिंग एच, सेट कंटेनिंग टी, या सेट कंटेनिंग एच टी। सो दीज आर इवेंट्स एक्चुअली, है ना। ये जो क्या है इवेंट्स हैं जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालते। हाँ यस। सो सबसेट हो गया एक्चुअली, कि सैंपल स्पेस का सबसेट हो गया, वही इवेंट है, ठीक है। तो ये इसका इवेंट बाद में लिखेंगे। सेट ऑफ ऑल सबसेट जो लिखेंगे तो ये पावर सेट बनाता है। पावर सेट एक्चुअली सिग्मा फील्ड बाद में बनाएगा, तो ये सब आगे आएगा अभी। सो ये इवेंट है ना। सो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं E1 जैसे आप लिखते हैं 5 हो सकता है, E2 सेट कंटेनिंग H हो सकता है, E3 आपका सेट कंटेनिंग T हो सकता है, E4 जो है वो आपका H T हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से E1 E2 E3 E4 आपके पास है। तो ये इवेंट्स हैं एक्चुअली, ये सैंपल स्पेस था। और भी आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ तो मैंने लिख दिया कि चलो यहाँ पे सैंपल में दो आउटकम है। जैसे और लिखता हूँ कि जैसे अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। सो इस केस में आपका अभी ओमेगा ही लिखता हूँ सैंपल स्पेस को। सो क्या होगा ओमेगा? पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। सो नहीं नहीं नहीं, हमने कितने डाई को रोल किया है? पेयर, पेयर है एक्चुअली। 36 आउटकम आएंगे ना इसमें। तो इसमें जो आप करेंगे टोटल 36 आउटकम होगा एक्चुअली। तो जैसे इसमें हो सकता है ना 1 1 1 2 1 3, इस तरह से टोटल 6 6 तक। पेयर ऑफ डाइस इज रोल ना, पेयर टू डाइस को हमने एक साथ रोल किया है। तो हो सकता है कि पहले पे 1 दूसरे पे 1 आया हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 2 आया हो, है ना। टोटल 36 के 36 आप लिख सकते हैं। अगर कुछ लोग नए हैं जिनको आइडिया नहीं है, या मैथ्स बैकग्राउंड के लोग जिनको पता ही, ऐसे तो क्या ही लिखना है 1 4 1
6 ऐसे चलता रहेगा ना, लास्ट में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 इस तरीके से है। तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। अब मैं पूछूं इसके पास कितने इवेंट होंगे टोटल, यहाँ पे कितने इवेंट्स बनाए जा सकते? हाँ, तो 2 की पावर 36 इतने, वो तो बहुत लार्ज नंबर हो गया ना। सो टोटल इतने आपके, इतने आप इवेंट बना सकते हो इसके, जो भी पॉसिबल सबसेट होगा। सो 2 की पावर 36 इवेंट्स हो। एग्जाम्पल कुछ इवेंट्स अगर लिखूं मैं, जैसे पहला इवेंट हो सकता है फाई है, जैसे एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है, तो एम्प्टी सेट सैंपल स्पेस का भी सबसेट होगा, और जो सैंपल स्पेस का सबसेट है उसको हम इवेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक पहला इवेंट एम्प्टी सेट हो सकता है। दूसरा इवेंट आप लिखोगे तो जैसे सेट कंटेनिंग 1 1 हो सकता है, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं आप। तो है ना, 2 की पावर 36 इतने हम इवेंट्स यहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स हो सकते हैं। इतने सबसेट है इसका एक्चुअली, तो हर सैंपल स्पेस का जो सबसेट है उसको इवेंट बोलते हैं। तो आपको पता है कि अगर एक सेट में n एलिमेंट है तो उसके पास 2 की पावर n सबसेट्स है, ठीक है। तो इसीलिए 2 की पावर 36 इसके पास सैंपल। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, ये सैंपल स्पेस हुआ, ये इवेंट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। आउटकम्स, ये पॉसिबल आउटकम्स, ये कलेक्शन ऑफ आउटकम्स हो गया कि 1 1 एक आउटकम हो सकता है, 1 2 दूसरा आउटकम है, तीसरा आउटकम, इसमें टोटल 36 आउटकम्स हैं। और तो पूरा कलेक्शन, आउटकम्स का जो कलेक्शन है वो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस का जो सबसेट है वो इवेंट है, ठीक। तो ये सब डेफिनेशंस हैं। तो ये सब कुछ टर्म्स हैं जो आप सिलेबस में देखेंगे, इन्होंने भी लिख रखा होगा। तो ये कुछ टर्म्स इन्होंने सिलेबस में लिख रखे हैं, जैसे है ना यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, अलजेब्रा ऑफ इवेंट, इवेंट स्पेस, इस पे आते हैं। अलजेब्रा ऑफ इवेंट पे हमने इवेंट डिफाइन किया है। तो अब जैसे क्या होगा कि आप अगर जैसे मान लो एग्जांपल, एक दो एग्जांपल छोटा सा लिखता हूँ और मैं, कि जैसे अ पेयर ऑफ कॉइन इज टॉस्ड। अब मैंने क्या किया, 2 कॉइन को टॉस किया, ठीक है। सो कॉइन पे हेड या टेल आ सकता है। सो यहाँ से अगर आप लिखेंगे, सो जो सैंपल स्पेस आएगा वो दोनों एच हो सकता है, या एच टी, टी एच, या टी टी। तो ऐसे लिखो, या कुछ बुक में आप देखेंगे ऐसा लिखा रहता है, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। सो ये आपका सैंपल स्पेस है, ठीक है, जो मैं लिखा हूँ सैंपल स्पेस है। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ये सैंपल स्पेस है। अब यहाँ पे कितने इवेंट्स टोटल हो सकते हैं, कितने इवेंट बना सकते हो आप? 16 है ना। तो जैसे इवेंट E1 हो सकता है फाइव, E2 हो सकता है सेट कंटेनिंग एच एच, E3 हो सकता है, मान लो तो एक एक ले सकते हो, दो भी ले सकते हो, एच एच, एच टी, इस तरह से बनाओगे तो टोटल आपके 16 इवेंट्स यहाँ बन सकते हैं पॉसिबल। तो टोटल 16 इवेंट्स, ये सब इवेंट्स हैं। आप बस E4 मान लो लिख दिया आपने, इसमें टी टी ले लिया, E5 कुछ भी है ना, टी एच टी, टी एच। बाकी आप यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सब आप जानते होंगे। जैसे मैं कुछ पूछ लेता हूँ आप लोगों, चलो जैसे यहाँ से अगर लिखता हूँ मैं, जैसे E6 एक और लिख देता हूँ मैं, जैसे हो गया एच टी, टी एच, टी टी। सो आप लोग जैसे ये सेट्स हैं, जो भी है ना सेट है, इवेंट एक सेट है, सैंपल स्पेस एक सेट है, ये सब सेट है एक्चुअली। तो यहाँ से आपसे पूछा जाए कि जैसे मैं लिखता हूँ मान लो E2 यूनियन E3, तो ये तो इजीली निकाल लेंगे आप लोग। सो यूनियन में क्या करते हैं, दोनों को एक साथ लिख देंगे, तो ये आ जाएगा एच एच, तो यूनियन ना एच एच, एच टी ही आ जाएगा क्योंकि ये एलिमेंट वहाँ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि E3 इंटरसेक्शन E6, सो क्या आएगा, ये सब मतलब पता है ना, पहले से पता ही होगा आप लोगों को यूनियन है क्या मतलब है, यूनियन मतलब इंक्लूड करना। सो E यूनियन E2 यूनियन E3 का मतलब है इज ए सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स विच आर आइदर इन E2 और इन E3 और इन बोथ, है ना, सब इंक्लूड हो जाएगा। सो E3 इंटरसेक्शन E6, देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, सिंपल कॉमन देखना है आपको। सो इसमें जस्ट आपका एच टी कॉमन है ना, सो जस्ट एच टी कॉमन है। आपसे अगर पूछा जाता है यहाँ पे कि
व्हाट इज द, जैसे मैं पूछूं आपसे E3 माइनस E4, आइडिया है, या E3 माइनस E5 अगर लिख दूं मैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सो E3 में E5 घटाएंगे क्या आएगा, E3 सेट में से E5 सेट घटाएंगे तो माइनस कीजिए, क्या आएगा, हाँ, तो क्या एलिमेंट आएगा, जस्ट एच एच आएगा। आपको सीखना पड़ेगा इसका मीनिंग क्या है। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो सेट ए माइनस बी होता है उसका क्या मीनिंग है। तो ए माइनस बी सेट जो होता है एक्चुअली कि वो होगा द एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा E3 माइनस E5 है द एलिमेंट ऑफ E3 विच आर नॉट इन E5। तो E3 के वैसे एलिमेंट जो E5 में नहीं है ना। तो देखो E3 में एच एच है जो E5 में नहीं है, तो ये आ जाएगा आपके पास। E5 माइनस E3 ये क्या आएगा, सो आपको देखना है कि E5 का वो एलिमेंट जो E3 में ना हो। सो E5 का वो एलिमेंट जो E3 में ना हो। तो इसमें है Ht तो है TH, तो इसमें सिर्फ TH आएगा, ठीक है। सो आपको समझना, जैसे आप कई बार होता है कॉम्प्लीमेंट भी आप लोग जानते होंगे। अगर मैं बोलूँ मान लो चलो यहाँ से E3 का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो E3 का कॉम्प्लीमेंट आप डैश लिख सकते हो या ऊपर C लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। सो हमने E3 कॉम्प्लीमेंट लिया कि E3 कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। तो E3 कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि E3 में जो एलिमेंट है उसको छोड़ दो, है ना। तो एक्चुअली इसका मतलब तो होता है सैंपल स्पेस माइनस E3, है ना। इसका एक्चुअली मीनिंग आपका है सैंपल स्पेस माइनस E3। अब इसमें अगर घटाएंगे तो क्या आएगा, तो सैंपल स्पेस में E3 घटा दीजिए, ये आपका सैंपल स्पेस है, इसमें से E3 हटा दीजिए। तो सैंपल स्पेस में उन एलिमेंट्स को हटा देंगे जो E3 में है। सो एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस विच आर नॉट इन E3, तो बाकी एलिमेंट को लिखना पड़ेगा। तो HH और HT को छोड़ के बाकी आप लिख देंगे, तो ये आ जाएगा TH और TT। अगर आपसे पूछा जाए कि E3, अच्छा या अभी लिखा था ना मैंने E5, सो E5 इंटरसेक्शन E3 कॉम्प्लीमेंट ये किसके इक्वल है। अब देखो E5 यहाँ पे है, इसका इंटरसेक्शन लो आप E3 कॉम्प्लीमेंट के साथ। सो आपको मैं बताना ये चाह रहा हूं यहाँ पे क्या एलिमेंट आएगा, TH ही आएगा, है ना। फिर से आपका TH ही होगा, तो इसमें TH ही होगा। एक्चुअली दिस सेट, ये वाला सेट और ये वाला सेट सेम ही है, दोनों एक ही सेट है। तो बस लिखने का तरीका अलग है। सो ये वाली चीज हमेशा इक्वल आएगी E5 माइनस E3 के। तो मैं कुछ सेट की प्रॉपर्टी अगले पेज पे लिख देता हूँ, ये जस्ट आपको मैं समझा रहा था क्या क्या होता है ना। सो कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये हो गया, है ना। तो जैसे कई बार क्या होता है कि ऐसा लिखा होगा, तो मैं अभी चाहो तो ए बी के टर्म में लिख देता हूँ। जैसे कई बार सेट रहेगा या ई एफ के टर्म में लिख लो, जैसे ना ई एंड एफ। तो मैथमेटिकली इसको आप क्या लिखते हैं, ई एंड एफ को मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ, है ना। इवेंट ई एंड इवेंट एफ लिखा होगा, तो एंड का मतलब होगा इंटरसेक्शन। जैसे लिखा होगा ई और एफ, तो इसका मतलब ई यूनियन एफ, ई बट नॉट एफ, तो ये आपका आ जाएगा ई माइनस एफ, या इसी को लिख सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में डैश लगा सकते हो या कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो। सो जैसे होगा एफ बट नॉट ई, सो इसकी मीनिंग होगी एफ माइनस ई, या इसको लिख सकते हैं एफ इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। बोलेगा एग्जैक्टली वन ऑफ ई एंड एफ। तो बताइए इसको मैथमेटिकली क्या लिखना चाहिए मुझे, जैसे बाकी लिखा हूं एग्जैक्टली वन ऑफ ई एंड एफ। अरे शिवा भाई थोड़ा पानी दे दीजिए। सो ई एग्जैक्टली वन ऑफ ई एंड एफ, इसका क्या मतलब है, कोई बताओ। सो बंद कर दे, आवाज ना जाए उसमें।
तो वेन डायग्राम आपको आता हो, कई बार क्वेश्चन वेन डायग्राम से खूब सॉल्व होता है, ठीक है ना। हम्म, ओके प्लस, ओके सो दैट उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते, थोड़ा इजी बताते हैं ना। so without complicating, see, so exactly one of, so like पहले बता देता हूँ, you all know that this portion is called, so है ना, ये सबको पता है कि this portion is E intersection F, and अगर मैं आपको ऐसा बताऊं, this portion is actually, what is the name of this portion? ओनली ई बोल सकते हैं या ई माइनस एफ, यही है एक्चुअली। सो दिस इज द ई माइनस एफ, विजिबल है आप लोगों को ये? नहीं तो, और ये वाला जो पोर्शन है, सो दिस पार्ट इज एक्चुअली, इसका नाम क्या है? एफ माइनस ई, है ना। तो दिस इज द एफ माइनस ई एक्चुअली। सो दिस इज सेम एज, जैसे ई माइनस एफ को लिख सकते हैं आप ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, एफ माइनस ई को लिख सकते हैं एफ इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। सो दे आर सेम थिंग, है ना। ये ई माइनस एफ लिखा हमने, सो ई माइनस एफ। सो अब एग्जैक्टली वन ऑफ ई एंड एफ लिखा है, सो मीन्स यूनियन ऑफ दिस एंड दिस, जो येलो पोर्शन है और रेड पोर्शन है, इन दोनों का यूनियन हो जाएगा। सो ये जो मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, सो इसका आंसर होगा ई माइनस एफ यूनियन एफ माइनस ई, या जैसे उन्होंने बताए कि ई यूनियन एफ लिखूंगा तो पूरा ई यूनियन एफ में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो। सो यू कैन ऑल्सो राइट इट कि लाइक ये हो जाएगा ई यूनियन एफ माइनस ई इंटरसेक्शन एफ, सेम ही बात है। सो अगर लिखा हुआ एग्जैक्टली वन ऑफ ई एंड एफ, तो यू हैव टू राइट दिस थिंग। यस, सिमेट्रिक डिफरेंस, करेक्ट। सो सिमेट्रिक डिफरेंस इसी को बोलते हैं, ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, सही बात। तो ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस है, ठीक है। ये बेसिक है कुछ। जैसे अब थ्री सेट्स होगा, सो थ्री सेट के केस में कुछ टर्म्स आएंगे, जैसे मान लो देता हूं कि एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी, तो मैथमेटिकली इसको क्या लिखेंगे आप? ऐसा लिखा होगा एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी और सी। तो मैथमेटिकली क्या मीनिंग होगी इसकी? हाँ, सो ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। सो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए बी सी अकर्ड, ऐसे पूछ लेगा। सो जैसे पूछ लेगा एट मोस्ट वन ऑफ ए बी और सी, जैसे अब इसका क्या मतलब होगा? या यहाँ पे अगर पूछता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं छोटा करके और पूछ लेता हूँ। तो जैसे ये था, हम अगर इसको पूछते, सो इफ आई आस्क यू कि यहाँ पे पूछा नाइदर ई नॉर एफ, या पूछा ना। सो एक और पोर्शन पूछा है नाइदर ई नॉर एफ। सो मैथमेटिकली क्या लिखेंगे इसको हम लोग? नाइदर ई नॉर एफ क्या होगा मैथमेटिकली? ओके, सो ये सिंपल है ना। सो नाइदर ई विल हैपन नॉर एफ विल हैपन, जैसे उन्होंने कहा कि ई यूनियन एफ होल कॉम्प्लीमेंट, दैट विल वर्क, है ना। और डी मॉर्गन्स लॉ एक फॉर्मूला है ना, डी मॉर्गन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन राइट ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। सो ई विल नॉट हैपन एंड एफ विल नॉट हैपन, सो बोथ आर सेम थिंग। सो अभी मैं आता हूँ आगे, तो एग्जैक्टली वन यहाँ पे था, बोथ आ जाएगा तो वही बात है, बोथ ई एंड एफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, एटलीस्ट वन तो यूनियन आ जाएगा। सो अभी थ्री सेट्स में हम लोग बात कर रहे हैं। सो यहाँ लिखा एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी, दिस at most one of ABC. So what should we write mathematically? At most one.
एटमोस्ट वन का मतलब क्या है कि इन तीन में से ज्यादा एक ऑकर होगा, सो मीन्स आइदर जस्ट वन और नो वन, एटमोस्ट वन ना। तो यहां से सोचना पड़ेगा सी। तो मैं कॉम्प्लीमेंट को अगर बाहर लिख दूं तो ऐसा हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, नॉन ऑफ देम अकर, एक्चुअली ये मतलब हुआ कि नॉन ऑफ देम अकर, नाइदर ए नॉर बी एंड नॉर सी अकर, एटमोस्ट वन अकर, सो मैक्सिमम वन विल अकर, और एटमोस्ट वन मींस वन और नो वन विल अकर, तो इसका मतलब नो वन विल अकर, और मे बी ए अकर्स, बी डज नॉट अकर, सी डज नॉट अकर, और A does not occur, B occur and C does not occur, or so this way you have to write, then you have to apply the probability. So there are many way to write, but this is one of the way. So यहाँ से आ जाएगा A does not occur, B does not occur and C occurs. So this is the meaning of at most one of ABC occurs. See carefully, है ना। नाउ लेटर आई विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज समथिंग, इस तरह से लिखा रहेगा, एंड दे विल आस्क व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट वन ऑफ द इवेंट ऑकर्ड, और ये एग्जाम में भी आते हैं, क्वेश्चन आए भी हैं रिसेंटली, सो दे विल आस्क यू लाइक दिस। अगर ऐसा पूछ देगा एटमोस्ट 2 ऑफ ABC ऑकर, तो इसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, एटमोस्ट 2 बोल रहा है, एटमोस्ट 2 ऑफ ABC ऑकर, एटमोस्ट 2, बताइए। ओके, सो एटमोस्ट 2 का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा 2 अगर होंगे, है ना। So we have write at most 2. So either no will occur or 1 will occur or 2 will occur. So अगर इसका मैं कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, so what is all 3 will occur ना, at most 2 occurs, so 0 1 2, so एक क्या बच गया, 3 occurs, all 3 occurs. So इसको मैं एक तरीके से ऐसा भी लिख सकता हूँ, so one simple way is we can write A intersection B intersection C whole complement, पूरे बार लगा दिया तो होल कॉम्प्लीमेंट, या ऐसे सोच सकते हो ब्रैकेट पे कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, ये चीज है। सो या आप जैसे मैं लिखना चाह रहा था A intersection B intersection C whole complement, so means what, all 3 occurred, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो all 3, A intersection B intersection means all 3 occurred, and complement is what, so all 3 does not occur means what, है ना, all, हाँ yes yes yes, so all 3 does not occur, and जैसे लिखूंगा यहाँ पे the other way we can write it at most 2 of the occur, so at most 2 occur, so maybe none of them occur, this may be situation, or one, only one occurs, so all 3 you have to write only one occurs, और what am I writing, none of them occur, so एक only C occurs, only B occurs, only A occurs, और है, यूनियन मीन्स और, सो 3 पेन था ना, तीनों इसी में था, लेकिन कहाँ है, सो ठीक है, सो यहाँ से आगे और लिखना पड़ेगा, और 2 occurs, हाँ कोई बात नहीं, सो यहाँ से आ जाएगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन, है ना, C कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C, यहाँ से आ जाएगा A, सो
A complement. So this much you have to write, or directly this much you can write. So it's up to you. किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो पूछो. इफ यू कैन आस्क, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम यू कैन आस्क कि ऐसा क्या है. सो यहाँ था नॉन ऑफ देम अकर, यहाँ ओनली सी अकर्स, ओनली बी अकर्स, ओनली ए अकर्स. सो दिस थ्री combinedly represent exactly one of the event occur. Exactly one of the event occurs. So here only C occurs, here only B occurs, here only A occurs. And they are actually exactly two occurs. Here A and B occurs, here A and C occurs. Complement means B does not occur. B and C occurs, A does not occur. आगे अगर इसको मैं कंटिन्यू करूं, so maybe and they will write all three A, B, C occurs. So what will you write this? Mathematically क्या होगा? All three occurs means what? A intersection B intersection C. तो इजी है ना. देखूंगा एटलीस्ट वन, तो all occurs this. Similarly exactly one occurs, exactly two. अगर मैं लिखूं कि exactly one of A, B, C occur. अब exactly one occur, so means exactly one of the three occurs. So जिनको समझ आया बताओ, मैं लिखा ही था हालांकि. So if A will occur in the same time, B will not occur and C will not occur. So here only A occurs. And this is the only A occurs. Or A does not occur, B occur and C does not occur. So here only B occurs actually. Or maybe you can write that A does not occur, B does not occur, C occurs. So this is the exactly one of ABC occurs. So exactly one of ABC occurs. Done ना. ऐसे ही similar way you can do exactly two occurs, है ना. Exactly two of A, B, C occur, right? So this is exactly two. So कोई बताना चाहेगा? Tell what should we write? Exactly two occurs. जिनको समझ आया. Okay, yeah, A intersection B and C are correct. Or yes, suppose है ना, मतलब two occurs ना, तो एक को out कर दो, तो you take complement on just one, and then or union you can take. So we can write it union. So here you take complement on A. So A does not occur, B and C occurs, like this. So these are some algebra of events. Now I will come to event space, or I will come to the term sigma field, or this is also called event space. Or this is a set of events actually. Set of events. This is called set of events. So now the definition of event will change slightly, है ना. So एक वर्ड आएगा सिग्मा फील्ड. इस पे जैम 2024 में क्वेश्चन भी था. सिग्मा अलजेब्रा या सिग्मा फील्ड, इसको सिग्मा अलजेब्रा ही बोलते हैं. So we also called sigma algebra. So this is the term. ये जस्ट अलजेब्रा होगा तो उसका टर्म थोड़ा अलग होगा. They are similar terms. Okay. So ये सेट ऑफ इवेंट जस्ट समझने के लिए था. इसको हटा दो. So
तो ये आ जाएगा हमारे पास। हाँ जी, सो बताइए, सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सिग्मा फील्ड, और समझे ना? सो यू कैन राइट सिग्मा फील्ड और इवेंट स्पेस और सिग्मा अलजेब्रा, सो दे आर सेम थिंग। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? No, actually, this is the one special kind of sigma field. Sigma field has a very large variety. So the power set of sample space is one of the sigma field. There are many other sigma fields also. So what is the definition actually? There is a monolithic class F such as F is under complementation and F is under Closed under countable union, closed under complement. Okay. So what book will write, मैं पहले वो लिख देता हूँ फिर मैं अपने तरीके से लिखता हूँ. So book क्या करता है? So let omega be set of all possible outcomes. So I'm not writing sample space here. Actually, when sigma field comes into picture, then the meaning of sample space changes, event changes. So I will write this. So omega be the set of all possible outcomes. So a subset, चलो इसको मैं कैपिटल G से डिनोट करता हूं अभी. A subset, capital G, नहीं, not subset, a set of subsets. So not a subset, okay? So a set of subsets of omega. So what I'm saying, we are taking subset of omega and then we are taking their set. So set of, not set of all subsets, I'm not saying here set of all subsets. So वो पावर सेट हो जाएगा. अगर मैं सिग्मा फील्ड के सारे सबसेट ले लेता हूं तो पावर सेट हो जाएगा. मैं पावर सेट की बात नहीं कर रहा हूं. पावर सेट इज वन ऑफ द पॉसिबल सेट हियर. We are saying a set of subsets of omega. So not all subset. You can take few subsets of omega and take their set or collection. So denoted as, तो मैं इसको डिनोट करूंगा अभी. मान लो इसको मैं अभी G से डिनोट करता हूं सपोज, है ना? So a set of all subsets of omega denoted at G is called sigma field. Sigma field और सिग्मा अलजेब्रा, सिग्मा फील्ड और सिग्मा अलजेब्रा, इफ एंड ओनली इफ, क्या होगा? सिग्मा अलजेब्रा इफ एंड ओनली इफ. सो व्हाट बुक राइट, मैं ये बोल देता हूं. सो बुक में ऐसा लिखा रहता है या मैं मैथमेटिकली लिख देता हूं ना. बुक राइट्स दैट G contains empty set. पहली कंडीशन, कॉमा, सो या पॉइंट वाइज लिख देता हूँ ना, रिलेटेड पॉइंट वाइज. सो पहला पॉइंट ये है, द फर्स्ट पॉइंट इज point wise, the first point is this. Second point is G is closed under complement, and the third one is, and G is closed under countable union. सो नाउ आप लोग ये समझ नहीं आ रहा हो ये क्या क्लोज क्या होता है, ये काउंटेबल यूनियन क्या होता है ना? सो जी कंटेन एम्प्टी सेट. पहला कंडीशन है कि जी के अंदर एम्प्टी सेट होने चाहिए. दूसरे कंडीशन है, सो मैं थोड़ा ऐसा लिख देता हूं इसको एक्सप्लेन करके. देखो, सो इसको एक्सप्लेन करके अगर लिखो, इसका मतलब है दैट इज, पहला पॉइंट कह रहा है कि फाई मस्ट बिलोंग टू जी. ठीक है, पिछले बैच का रिकॉर्ड लगता तो वहां मैंने इसको डिनोट किया हुआ है, सिग्मा फील्ड है ना, क्या कैपिटल स्क्रिप्ट ए से, आई थिंक ए से डिनोट किया हुआ है. उससे पिछले साल के रिकॉर्ड वहां एफ से डिनोट किया हुआ है सिग्मा फील्ड को. तो नोटेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो पहली चीज ये है कि जो एम्प्टी सेट फाई होता है, दैट फाई मस्ट बिलोंग टू जी. द फर्स्ट कंडीशन इज दिस. सेकेंड इज जी इज क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट. तो इसका मतलब ये हुआ क्लोज्ड अंडर
event E belongs to G, then E complement must belong to G. This is the meaning. For all E belongs to G. So this is the meaning of closed under complement. The closed under complements means if E is there, their complement must be there. मतलब अगर कोई सेट G के अंदर है तो उसमें उसका कॉम्प्लीमेंट भी होने चाहिए. तीसरा कंडीशन है इट इज क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियन. सो इसका मतलब ये हुआ तीसरे वाले का, दैट इज सो लाइक सपोज E1 E2 and dot 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 they belong to G, okay, then their union of EIs I from 1 to any you can take. So कितने भी you can take है ना, you can take 1 at a time, 2 at a time, 3 at a time, 4 at a time, you can take anything. So अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ. So as many set you will consider in G, their union should be in G. The meaning is if you taking 2 set from G, then their union should be there. If you consider 4 set from G, their union should be there. If you consider 10 sets then inside G, then their union must be there. So ये इसका मीनिंग है. मैं एग्जांपल से समझाता हूँ. ये तो डेफिनेशन था, सो कुछ लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा और समझ भी नहीं आ रहा होगा क्या लिख रहा हूँ. सो अभी एग्जांपल से समझ आ जाएगा. हमने कहा कि एक हमारे पास ओमेगा क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम है, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेट है. दिस इज इंपॉर्टेंट सेट है ना, अभी देखूंगा क्यों. सो ओमेगा बी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ ओमेगा दैट आई डिनोटेड बाय G is called sigma field or sigma algebra if and only if G contain empty set, phi should be there. G is closed under complement, so if E is there, E complement must be there. If there are as many set you considered in G, so that's union should be there. If you take union of them, they should be there. एग्जाम्पल देता हूं मैं, समझो. आसान सा एग्जाम्पल देता हूं मैं, एक एग्जाम्पल. सो सिंपली अ कॉइन इज टॉस्ड, ओके. सो the sample space is head comma tail. This set of, not sample space, set of all possible outcome. This is head comma tail. अब आप क्या करोगे, what I'm saying, you construct G. So मैं कुछ construct कर रहा हूं 4 sets. Now you have to select, मैंने कहा G sigma field होगा, so I'm considering 4 different G, G1, G2, G3, G4. You have to decide which of them are sigma field, which are not. ठीक है. तो जैसे अगर मैं पहला लेता हूं, मान लो एम्प्टी सेट जस्ट, तुम्हें पता ना इसका सबसेट्स क्या है. अच्छा मैं ये भी लिखता हूं, ओमेगा है ना, एंड जो सबसेट्स ऑफ ओमेगा होगा R, ये हो सकता है फाई, सेट कंटेनिंग H, सेट कंटेनिंग T, सेट कंटेनिंग HT, which is omega itself. So which is ओमेगा itself, right? So इस ओमेगा के पास 4 सबसेट है. मैंने क्या कहा, what is G? G is actually set of subsets of omega. So you can take few subsets of omega and then construct a new set G. तो क्या करोगे, हमने क्या किया, एक ओमेगा इसके पास इतने सबसेट है, जैसे मैंने एक ही सबसेट यहाँ पे लिया, यहाँ मैं मान लो 2 ले लेता हूँ, फाई कॉमा ओमेगा, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, मान लो फाई कॉमा सेट कंटेनिंग H, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सेट कंटेनिंग H, सेट कंटेनिंग T, यहाँ मैं मान लो G5 लिख देता हूँ, फाई सेट कंटेनिंग H, सेट कंटेनिंग T, और यहाँ मैं G6 लिख देता हूँ, फाई सेट कंटेनिंग H, सेट कंटेनिंग T एंड ओमेगा. सो अभी मैंने 6 G कंस्ट्रक्ट किए एंड यू हैव टू टेल, ठीक है ना. सो हाँ, तो नाउ यू हैव टू टेल which out of these 6 G, G1, G2, G3, which are the sigma field and which are not a sigma field. जिनको समझ आया डेफिनेशन, है ना. सो आपको देखना पड़ेगा क्या क्या कंडीशन था. सो दी फर्स्ट कंडीशन वाज एम्प्टी सेट मस्ट बी देयर. सो इसमें एम्प्टी सेट नहीं है, सो मींस दिस इज नॉट अ सिग्मा फील्ड, है ना. बाकी में एम्प्टी सेट हमने लिया है. द सेकंड कंडीशन इज if any set is present in G, their complement must be there. So since the first condition is saying that empty set must be there, तो मतलब क्या हुआ,
कि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस ओमेगा. So second condition is emphasizing that the sample space must be there also, because if you take any set in that their complement must be there. तो if phi होना तो जरूरी है, तो phi का complement ओमेगा हो जाएगा, वो तो होना ही चाहिए. तो यहाँ ओमेगा तो होना ही चाहिए. तो phi और ओमेगा तो रहेगा ही सिग्मा फील्ड में, phi एंड ओमेगा होना ही है. तो इसमें ओमेगा नहीं है इसलिए गलत हो गया, इसमें ओमेगा है. तो अब इसको चेक करते, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. यहाँ ओमेगा नहीं है, आउट हो गया. ओमेगा नहीं है, आउट हो गया. तो अब दो ही बचा है मुझे चेक करने को, तभी मैं दो कंडीशन चेक की. आई जस्ट चेक टू कंडीशंस. अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि इफ फाई मस्ट बी देयर, सो जो भी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए. तो फाई का कॉम्प्लीमेंट ओमेगा होता है. सो फाई का कॉम्प्लीमेंट ओमेगा है, यहाँ फाई का कॉम्प्लीमेंट ओमेगा है. सो वट एवर सेट यू टेक उसका कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए. तो यहाँ जैसे ओमेगा है तो ओमेगा का कॉम्प्लीमेंट लेंगे. सो ओमेगा का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई. और फाई भी वहां पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओमेगा का कॉम्प्लीमेंट फाई है, सो फाई शुड बी देयर. सो ये है. देखो एच का कॉम्प्लीमेंट लोगे क्या आएगा, टी आएगा. टी का कॉम्प्लीमेंट लोगे एच आएगा. कॉम्प्लीमेंट पता है ना सब लोगों को, सैंपल स्पेस में घटाना होता है ना. अगर मैं कहीं पे ई कॉम्प्लीमेंट लिख रहा हूं तो इसका मतलब है एस माइनस ई, या ई कॉम्प्लीमेंट या ई बार. तो कॉम्प्लीमेंट लगाओ या बार लगाओ, बात बराबर है. यू वांट टू राइट ई बार का मतलब है एस माइनस ई. ठीक है. तो अभी देखो, तो सेकंड कंडीशन व्हाटएवर है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है. सो व्हाटएवर सेट यू विल चूज उसका कॉम्प्लीमेंट उसमें है एक्चुअली, है ना. कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है. तीसरा कंडीशन था इट मस्ट बी क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियन. सो मतलब इफ यू सेलेक्ट एनी टू सेट फ्रॉम दैट उसका यूनियन उसमें होने चाहिए. तो यूनियन तो ऑलरेडी है. यहाँ इन दोनों का यूनियन लोगे उसमें ऑलरेडी है. किसी भी यू टेक एनी टू, यू टेक एनी थ्री, यू टेक एनी फोर, उसका यूनियन लो, यूनियन मस्ट बी देयर, उसमें होना ही चाहिए. तो वो तो है ही. तो ये दोनों सेटिस्फाई करेगा ऑल थ्री कंडीशंस को. अलदाउ ये अलजेब्रा है. तो कई बार एक बार वर्ड आता है, ये मैंने सिग्मा फील्ड या सिग्मा अलजेब्रा डिफाइन किया है, कई जगह सिर्फ अलजेब्रा बोलेगा या सिर्फ फील्ड बोलेगा. तो उसमें क्या डिफरेंस है, किसी को आइडिया है? अगर मैं सिग्मा वर्ड हटा दूं, इफ आई जस्ट से फील्ड या जस्ट बोलूं अलजेब्रा, तो उसका क्या डेफिनेशन होगा, क्या डिफरेंस आएगा इस डेफिनेशन में? तो उसमें जो होता है काउंटेबल की जगह फाइनाइट हो जाएगा वर्ड. तो हालांकि मैं इसको लिख के अभी कंप्लीट करूंगा, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे. तो जस्ट मैं अगर अलजेब्रा डिफाइन करूं या फील्ड डिफाइन करूं, दिस इज ऑल्सो इवेंट स्पेस एक्चुअली. सो अलजेब्रा या फील्ड अगर डिफाइन करता हूं तो ये भी वही होगा कि लेट ओमेगा बी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. ओमेगा बी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. A set G of subsets of omega is called algebra or just field. है ना. इस पे एक क्वेश्चन 2024 जैम में आया हुआ है अगर आप चेक करेंगे तो. so algebra is also sigma algebra. sigma algebra may not be algebra, है ना. so algebra और field if and only if. यहाँ भी थ्री कंडीशंस, सिमिलर कंडीशंस है. पहला है कि G must contain empty set. दूसरा कंडीशन है G is closed अंडर कॉम्प्लीमेंट. तो ये भी कॉमन है. एंड द थर्ड कंडीशन इज G is closed अंडर फाइनाइट यूनियन. तो डिफरेंस क्या है, जस्ट एक वर्ड का डिफरेंस है. अगर आप नोटिस करेंगे तो जस्ट वन वर्ड डिफरेंस. यहाँ मैंने
फाइनाइट यूनियन लिखा है और यहाँ पे हमने काउंटेबल यूनियन लिखा था। यहाँ बस यही डिफरेंस है, यहाँ हमने काउंटेबल यूनियन, इतना ही डिफरेंस है बस। तो सिग्मा अलजेब्रा और अलजेब्रा में बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ यू कैन कंसीडर, जैसे मैंने यहाँ पे e1 e2 डॉट 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 लगा दिया है, सो आई कैन टेक इफ द सेट हैव काउंटेबली मेनी एलिमेंट्स then I can consider countably many and then you can take countable union। देखो I from 1 से infinity गया है, ये काउंटेबल सेट है, मुझे ये भी बताना पड़ेगा काउंटेबल सेट क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ जस्ट, तो है ना। तो ये मैथमेटिकली अगर लिखूँ मैं इसको, सो दे आर एक्चुअली लाइक दिस, सो दैट इज, तो यहाँ हो गया दैट इज फाई शुड बिलोंग टू जी, यहाँ हो गया दैट इज इफ E belongs to G implies E complement must belong to G, and यहाँ हो गया that is E1 E2 dot dot dot। So here you can only consider finite union, यहाँ तुम्हें सिर्फ finite set ही लेना है, you cannot take countably many sets। So if they are in G then their union, so union of EI's I from 1 to N, यहाँ N तक ही जा रहे हैं हम, ठीक है, दिस शुड बिलोंग टू जी, ये मतलब। तो यहाँ बस फाइनाइट यूनियन की बात कर रहा है, नॉट काउंटेबल यूनियन। तो जब मान लो किसी सैंपल स्पेस या ओमेगा के पास अनकाउंटेबली मेनी सबसेट्स हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ऐसा हो सकता है कि मैं लिखूं अगर कि एक सैंपल स्पेस तुम्हारा है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मान लो ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह सैंपल स्पेस, मान लो ये है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। तो इसके पास तो अब कितने सबसेट हो गए, बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी होंगे, है ना। तो उस केस में इनफाइनाइटली मेनी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, सिग्मा फील्ड में कुछ भी बना सकता हूँ। सो मे बी आई कैन कंस्ट्रक्ट सिग्मा फील्ड एज, क्या लेना चाहोगे, बहुत सारे लिख सकते हैं ऐसे ना, तो लिखना पड़ेगा, पावर सेट ही लिख देता हूँ, मान लो पावर सेट पता तुम लोगों को, पावर सेट ऑफ ओमेगा, तो ऑब्वियसली ये तो होगा, ये तो इसके सारे पावर सेट मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ओमेगा, ओमेगा के सारे सबसेट्स का एक सेट बना दिया। मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ ए सच दैट ए इज सबसेट ऑफ ओमेगा, जो भी इस ओमेगा सारे सबसेट आ गए, इसको बोलते हैं पावर सेट। तो ये ऑब्वियसली होगा हमारे पास, दोनों हो जाएगा ये तो, बट इस तरह के केस में सिग्मा फील्ड होगा, है ना, वो देखना पड़ेगा नहीं। तो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ कि क्या डेफिनेशन का डिफरेंस है, इसको अगले क्लास में कंटिन्यू करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करूंगा। एक और जस्ट मैं रिमार्क बता देता हूँ, जो सेट है ना, तो सेट जैसे क्या है कि सेट की पॉसिबिलिटी है या तो ये फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट होगी, है ना। सो इट मे बी इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में दो पॉसिबिलिटी है, या तो एम्प्टी हो सकती है, या तो एम्प्टी सेट होगा, एम्प्टी सेट आल्सो फाइनाइट सेट, या नॉन एम्प्टी हो सकता है, नॉन एम्प्टी सेट। सो एम्प्टी सेट होगा या नॉन एम्प्टी होगा। इनफाइनाइट की भी दो कैटेगरी है, क्या क्या है बताओ, अनकाउंटेबली, है ना। सो यहां आएगा काउंटेबली इनफाइनाइट और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, है ना। बाद में हम लोग देखेंगे कि रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है, तो उस रैंडम वेरिएबल का रेंज जब अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट होता है तो वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है। जब रैंडम वेरिएबल का रेंज काउंटेबली इनफाइनाइट होगा तो वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। जब रैंडम वेरिएबल का रेंज फाइनाइट सेट होगा तब भी वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो एक वर्ड आता है काउंटेबल, एक वर्ड आता है काउंटेबल सेट। अभी मैंने यहाँ काउंटेबल सेट कहीं नहीं लिखा है, हमने काउंटेबली इनफाइनाइट लिखा है। तो एक वर्ड क्या आता है, काउंटेबल सेट, जो मैं अभी यूज कर रहा था। तो काउंटेबल सेट का क्या डेफिनेशन है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल सेट, जिस फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट। तो ये वाला, ये सेट और ये सेट दोनों मिलके एक नया सेट बनाता है जिसका नाम है काउंटेबल सेट। तो मतलब इन दोनों का यूनियन, फाइनाइट सेट और काउंटेबल इनफाइनाइट का यूनियन जो है वो काउंटेबल सेट है, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है कि अ सेट which is finite set, which is finite set और countably infinite set, which is countably infinite set, ठीक है। so is called countable set।
ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ। एम्प्टी सेट का तो एक ही एग्जांपल है 5, है ना। नॉन एम्प्टी में मान लो सेट कंटेनिंग 1 हो गया, सिंगलटन सेट। काउंटेबल इनफाइनाइट में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अनकाउंटेबल में सेट ऑफ रियल नंबर्स, या यहाँ आएगा इरेशनल नंबर्स, यहाँ आएगा रैशनल नंबर्स, यहाँ आएगा इंटीजर्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, है ना। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं, ये वाला इसके एग्जांपल्स हैं। ये जो सिंगलटन सेट है, 2 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, फाइनाइट है, ये एम्प्टी है, तो इस तरह से। तो इसको आगे डिस्कस करूंगा और मैं। तो मैथमेटिकली कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर की, कार्डिनलिटी रैशनल नंबर की, कार्डिनलिटी इंटीजर्स की सेम होती है। मैथमेटिकली ये कहने का मतलब है कि जितने नेचुरल नंबर्स है उतने ही इंटीजर्स हैं, जितने इंटीजर्स हैं उतने ही रैशनल नंबर्स हैं। तुम लोग को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा कैसे कैसे हो गया, बिकॉज दोनों इन्फाइनाइट है ना, तो इन्फाइनाइट की कार्डिनलिटी सेम है उन दोनों की, लेकिन जितने नेचुरल नंबर्स है उतने रियल नंबर्स नहीं है, रियल नंबर की कार्डिनलिटी ज्यादा है। तो एक आता है एलिफ नॉट, एक आता है कंटिन्यूम। तो इन्फाइनाइट की दो कैटेगरी है, एक काउंटेबल इन्फाइनाइट है, अनकाउंटेबल है, दोनों डिफरेंट टाइप का है, ठीक है ना। सो कहने का ये मतलब है कि नेचुरल नंबर से इंटीजर में एक 1 1 फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है। तो आपको पता होगा एक थ्योरम होता है कि अगर एफ ए टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन है, देन ए एंड बी की कार्डिनलिटी सेम होती है। सो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जरूरत पड़ेगी तो बस मैंने बेसिक बता दिया आपको, क्योंकि ये वर्ड मैंने अभी यूज किया है ना, काउंटेबल यूनियन। तो हमने काउंटेबल यूनियन जब बोला तो मैं फाइनाइट यूनियन भी ले सकता हूँ या काउंटेबल इनफाइनाइट भी ले सकता हूँ, लेकिन जब अलजेब्रा का डेफिनेशन में लिख रहा था तो मैं जस्ट फाइनाइट यूनियन की बात कर रहा था, है ना। तो यहाँ हम जस्ट फाइनाइट यूनियन की बात कर रहे थे अलजेब्रा का डेफिनेशन में या फील्ड का डेफिनेशन में। सिग्मा अलजेब्रा या सिग्मा फील्ड में हम लोग काउंटेबल यूनियन की बात कर रहे थे। सो आई कैन टेक काउंटेबली मेनी सेट्स इन केस ऑफ सिग्मा अलजेब्रा, but I have to consider only finitely many sets in case of algebra और field, ठीक है। सो आज की क्लास में ये स्टॉप करते हैं। कल अभी चूंकि हमारी डेली क्लासेस होंगी, तो आज जैसे मंडे है ना, अब तो मंडे है तो अभी ये क्लासेस चलती रहेगी ना, मतलब सैटरडे तक डेली क्लास होगी, संडे संडे टेस्ट होता है। तो जिन लोगों को अगर बेसिक ठीक ठाक हो, आप पोर्टल पे आपके पास 5 टेस्ट ऑलरेडी होंगे, जो फुल पैकेज वाले बच्चे हैं जिन्होंने, है ना, जो फुल पैकेज ज्वाइन किया एकलव्य या अर्चना वाले बच्चे हैं, तो उसमें आपको 5 टेस्ट ऑलरेडी है। 1 by 1 यू कैन अटेम्प्ट। जब सबमिट करोगे वहाँ पे आपका आंसर की भी आ जाएगा, सॉल्यूशन ड्राइव में अपलोडेड है, या मुझे बोलना भेज दूंगा। उसका मॉक टेस्ट डिस्कशन भी ऑलरेडी हो चुका है, तो वो उस बैच में होगा, एकलव्या में हो जाएगा, या आपको मैं भेज दूंगा चाहो तो डिस्कस, या फिर मैं डिस्कशन दोबारा करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप अटेम्प्ट करो। एंड देन डाउट क्लास 11 से 12 डेली डाउट क्लास है, रात को आप डाउट ज्वाइन कर सकते हो, डाउट अगर हो तो यू कैन आस्क, ठीक है। सो क्लासेस अभी 6:30 to 8 चलती रहेगी डेली। तो आज हमने क्या किया, आज हमने बेसिक डिफाइन किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट, सैंपल स्पेस, सिग्मा फील्ड और फील्ड, या सिग्मा अलजेब्रा और अलजेब्रा डिफाइन किया। मैं अगले क्लास में यहीं से कंटिन्यू करूंगा अभी, एंड देन हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। टिल देन आप, नहीं नहीं, ग्रुप थ्योरी वाला फील्ड नहीं है, प्रोबेबिलिटी वाला फील्ड है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ठीक है ना। सो हाँ, ये तो हाँ अगले क्लास में कल पूछना, इसका डेफिनेशन लिख दूंगा मैं, कि इसका डेफिनेशन पूछ रहा ना क्या, कैसे डिफाइन करेंगे। हाँ हाँ, वो अगले क्लास में डिफाइन करता हूँ। सो मैथमेटिकल डेफिनेशन है फंक्शन के टर्म्स में, तो नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करता हूँ। तो इसका यूज है रैंडम, देखो स्टैटिस्टिक्स का जो बैकग्राउंड है ना वो पूरा मैथमेटिक्स है, तो आपको पीछे मैथमेटिक्स फाउंडेशन आपका मैथमेटिक्स वाला स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके आप, है ना। स्टैटिस्टिक्स में तो जस्ट टर्म और डेफिनेशन है, उसके बैकग्राउंड में जो चल रहा है वो मैथमेटिक्स ही है। तो अभी जैसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस रैंडम, मैंने अभी एग्जांपल बताया। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो रैंडम वेरिएबल है जिसका रेंज काउंटेबल सेट है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल वो रैंडम वेरिएबल जिसका रेंज अनकाउंटेबल सेट है। तो आगे हम पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, फंक्शन का रेंज होता है, तो जिसका रेंज काउंटेबल सेट है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, जिसका रेंज अनकाउंटेबल वो डिसकंटीन्यूअस या मिक्स्ड होगा। एक तीसरा कैटेगरी भी है मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स्ड। तो 3 टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस और मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। तो मिक्स के पास क्या होता है ना, दोनों प्रॉपर्टी होती है, कुछ डिस्क्रीट वाली प्रॉपर्टी भी होती है, कुछ कॉन्टिन्यूअस वाली होती है। मतलब फुल्ली ना तो डिस्क्रीट होता है ना मिक्स्ड होता है, डिस्क्रीट होता है ना कॉन्टिन्यूअस होता है, तो उसको मिक्स्ड बोलते हैं। तीसरी कैटेगरी जो कि आगे आएगा, तो आगे है ना। बाकी आप जब तक थोड़े बुक्स कवर करो और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देख सकते हो, जिनको थोड़ा, है ना, जल्दी हो, देन डिस्कस कर सकते हो। डाउट हो तो आप 11 से 12 में ज्वाइन करके डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने आज स्टार्ट ही किया। हाँ ये सब आ जाएगा इसमें, हालांकि मैथ पोर्शन आपको उतना सेट थ्योरी नहीं है, लेकिन मैं ये कवर करा दूंगा। जो मैथमेटिक्स पोर्शन में ये सब बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करवाया है, तो कैलकुलस वाले पोर्शन में थोड़ा सा आएगा ये, ठीक है ना। जो कैलकुलस है उसमें आएगा, जो
डिफरेंशियल कैलकुलस है, उस समय थोड़ा आ जाएगा, उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अभी भी स्टॉप करते हैं, कल फिर से 6:30 to 8 ज्वाइन कीजिए। अब जिनको हो कोई बच्चा अगर एकलव्य 2 की क्लास ज्वाइन करना चाहता है, 2 तो अभी चल ही रहा था, एकलव्य 1 या अर्जुना का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहो तो ज्वाइन करो अगर आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन एक बैच को लेके आप आगे चलो तो बेटर रहेगा, आपको पता चलता रहेगा क्या चल रहा है, क्योंकि सब में अलग अलग टॉपिक चल रहा है, तीनों बैच में डिफरेंट टॉपिक्स चल रहे हैं। तो आज सीक्वेंस सीरीज का अभी एकलव्य 1 का जो क्लास है, सीक्वेंस सीरीज की थ्योरी खत्म हो गई, तो आज हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पीवाईक्यूज में सीक्वेंस सीरीज के आए हैं, जिनको अटेंड करता हूँ आप अटेंड कर सकते हो, बाकी लोग अभी जा सकते हैं। तो एकलव्य 2 की क्लास अभी के लिए स्टॉप होती है ना, एकलव्य 1 की क्लास कंटिन्यू होगी, इसी लिंक पे होगी, सो यू कैन लीव जो लोग। सो ओके, जिन लोगों को एकलव्य 1 में आना है तो किसका, नहीं नहीं भाई, अभी थ्योरी भी एक सप्ताह, अभी प्रॉब्लम कराऊंगा आज, सीक्वेंस सीरीज का पीवाईक्यू जिन लोगों ने कर रखा वो